आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है नई कविता आंदोलन में नई कविता की अवधारणा और पृष्ठभूमि। नई कविता जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के बाद माना जाता है। नई कविता का जो समय है हिंदी साहित्य के इतिहास में वह 1954 से 60 के बीच माना जाता है। क्योंकि यह अवधि बहुत कम है, लेकिन नई कविता आंदोलन बाद में भी विकसित होता रहा। नई कविता के बारे में यह कहा जाता है कि इसका नामकरण किस तरह से पड़ा। इसके बारे में बातचीत करें तो यह स्पष्ट होता है कि नई कविता अंग्रेजी की न्यू पोएट्री का भी इस पर असर है, लेकिन मुख्य रूप से यह कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का सतत विकास है, जिसमें कविता का जो विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। लेकिन नई कविता का सबसे ज़्यादा संबंध प्रयोगवाद के साथ है। प्रयोगवाद 1943 से विकसित हुआ और 43 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। इस बीच में यह नई कविता का जो युग है वह 1954 से 60 के बीच माना जाता है। तो पृष्ठभूमि में हम समझ सकते हैं कि नई कविता में प्रयोगवाद का एक अंतः संबंध उजागर होता है, और नई कविता को समझने के लिए हमें उसके वैचारिक पृष्ठभूमि पर जाना ज़रूरी है। और वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए जो राजनीति है उस युग का, जो समाज है, जो वैचारिक तमाम सारे आंदोलन हैं, उनको समझेंगे तब हमें नई कविता ज़्यादा समझ में आएगी। फिर भी नई कविता की अवधारणा को समझने के लिए थोड़ा साहित्यिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो कहा जाता है कि नई कविता के बारे में जो नई कविता पत्रिका है, और वह पत्रिका जिसके संपादक जगदीश गुप्त, यह परिमल संगठन था इलाहाबाद में, परिमल ग्रुप जिसके नाम से, जिसमें जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही ये सारे कवि आलोचक थे, जिन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की, जिसके प्रधान संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त के नेतृत्व में, उनके प्रधान संपादन में यह पत्रिका प्रकाशित होती है, और इसी पत्रिका के नाम से नई कविता आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। क्योंकि नई कविता के बारे में चर्चा करते हुए यह कहना बहुत ज़रूरी है कि नई कविता का नामकरण खुद अज्ञे ने दिया। अज्ञे जिन्हें प्रयोगवाद का पुरस्कर्ता माना जाता है, अज्ञे ने सप्तक का संपादन किया, और अज्ञे प्रयोगवाद के बारे में जब बातचीत करते हैं तो बार बार उन्होंने प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द को इस्तेमाल किया, और सप्तक की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम किसी बात से ग्रसित नहीं होना चाहते, हम कविता में प्रयोग करना चाहते। लेकिन ये प्रयोग कब तक होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा। प्रयोग करने के ढंग के बारे में लिखा कि शब्द में प्रयोग होना चाहिए, प्रतीकों में प्रयोग होना चाहिए, नए बिंब आने चाहिए कविता में, और कविता में जो पुराने बिंब हैं, पुराने जो काव्य प्रतीक हैं, उनसे अलग एकदम नए प्रतीक और नए उपमान होने चाहिए। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक मलने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इस तरह से एक प्रयोग धर्मिता उन्होंने शुरू की, लेकिन आलोचकों और ख़ुद उसी धारा में शामिल कवियों ने यह कहा कि आखिर ये प्रयोग कब तक चलेगा। प्रयोग के नाम से नया प्रयोग हो तो रहा है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही। इसलिए 1951 में जब दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ तो उसी सप्तक के कुछ कवियों ने उस धारा का विरोध करना शुरू किया। विरोध इस सेंस में कि उसी में से उन्होंने कुछ नई आवाज़ लगाने की कोशिश की, कुछ नई धारा विकसित करने की कोशिश की। और उसी धारा के कुछ कवियों में जैसे मुक्तिबोध के साथ विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, और इससे अलग सप्तकीय कवियों से अलग डॉक्टर जगदीश गुप्त, इन सब लोगों ने मिलकर नई कविता पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने उसमें एक कवि आते हैं और इन कवियों ने मिलाकर नई कविता आंदोलन का सूत्रपात किया। आप देखें कि नई कविता के नामकरण पर अगर विचार करें तो नई कविता का नाम सबसे पहले जगदीश गुप्त के जो संपादन में पत्रिका निकलती है उसके पहले गे ने दिया था, और ये नामकरण उन्होंने इलाहाबाद में ही दिया था। सन 1952 में एक रेडियो वार्ता हुई, और उस रेडियो वार्ता में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा
कि उनसे पूछा गया कि जो नई तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, इन कविता के बारे में क्या नाम देना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका कोई नाम देना चाहूँगा मैं तो नई कविता आप कह सकते हैं इसको। इस तरह से अगर तथ्यात्मक तरीके से देखा जाए तो नई कविता नामकरण अज्ञेय का दिया हुआ है, लेकिन नई कविता आंदोलन का विकास जगदीश गुप्त और उनके साथ के आलोचक कवियों ने किया। उसमें खुद अज्ञेय भी शामिल है, ये बात अलग है। क्योंकि मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर के साथ जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, ये सारे कवि नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही और भी बहुत सारे कवि हैं। तो इस फहरिस्त में 2-3 तरह के कवियों की श्रेणी हमें दिखाई देती है। एक श्रेणी है जो अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित कवि, दूसरी श्रेणी है जो मार्क्सवाद से प्रभावित, और तीसरी श्रेणी है जिन्हें समाजवादी विचारधारा के कवि के रूप में लिया जाता है। तो मिला जुला के इसमें कई सारी विचारधाराओं के कवियों की श्रृंखला आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये तो हुई नई कविता की अवधारणा की बात। लेकिन नई कविता के पृष्ठभूमि पर बिना बातचीत किए नई कविता को हम नहीं समझ सकते, और ये पृष्ठभूमि एक लंबी पृष्ठभूमि के रूप में नई कविता में जज्ब होती है। सबसे पहले नई कविता के बारे में बातचीत करते समय हमें प्रयोगवाद और नई कविता का जो साहित्यिक संबंध हमने बताया, तो उसके पीछे का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। नई कविता आंदोलन की शुरुआत 1954 से मानी जाती है। जाहिर सी बात है कि आज़ादी हमें 1947 में मिली, लेकिन आज़ादी का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है उसमें जो चेतना विकसित हुई उसमें 2 चीज़ें प्रमुख रूप से हुई। एक तो ये कि आज़ादी हमें मिली तो, लेकिन खंडित आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ हमारा भारत भी विभाजित हुआ, व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी तो दी, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने फूट डाला था उसका प्रतिफलन है वो सांप्रदायिक विभाजन और दंगे। उसमें राजनेता किस तरह से शामिल हुए, तमाम सारी साजिशें हुई, और उसका रूपायन जो हुआ उसमें जनता आवाम को कष्ट भोगना पड़ा। नृशंस जघन्य जो है हत्याएं हुई, बहुत सारे लोगों को मारा गया, और इसका असर वहाँ दिखाई पड़ता है उस युग की कविता पर, साहित्य पर। लेकिन खास असर अगर आप देखना चाहें तो उस युग में जो उस दौर के उसके आसपास के परिवेश के कवि रचनाकार हैं उन पर ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन व्यापक रूप से पूरे भारतीय चेतना में इसका असर देख सकते हैं। दूसरा है कि नेहरूवाद जो आया, नेहरू युग आया, 1952 का जो आम चुनाव हुआ उसमें नेहरू को व्यापक जीत मिली, कांग्रेस को व्यापक जीत मिली, और उसी के बाद से नेहरू युग माना जाता है। लेकिन नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता ने उनसे खूब मोहब्बत भी किया, उतना ही मोह भंग भी हुआ उनसे। दोनों का मिला जुला असर आप देख सकते हैं। नेहरू बड़े प्रयोगधर्मी थे। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि बड़े साहित्यिक मिजाज के व्यक्ति थे, बेहद मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित थे वो, और खुद भी कला और साहित्य को बहुत पसंद करते थे, प्रगतिशील चेतना के व्यक्ति थे। लेकिन राजनीति में उन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग था तो बहुत विकास को देखते हुए बहुत प्रगतिशील था, लेकिन अपने समय और समाज के साथ वो रूपायित नहीं हो पाया। इसीलिए जो औद्योगिक सभ्यता का विकास उन्होंने किया, जिन आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का उन्होंने प्रतिफलन किया, उसको लगाया, वह भारतीय जनता, आम जनता तक चीज़ें ठीक से पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वो सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाया। इसका असर यह हुआ कि जनता में बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी बनी ही रही। योजनाएं तो पारदर्शी थी, दूरदर्शिता थी उसमें, लेकिन जनता तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। इससे जनता में व्यापक असंतोष आया, और एक जो मध्यवर्ग उपजा था उसमें से, उसी से ये कवि भी आते थे। वो कवि खुद भी इसके शिकार थे। जाहिर सी बात है इससे मोहभंग की स्थिति पैदा हुई, और उस मोहभंग को साहित्य में आप देख सकते हैं, जो नेहरू युग का मोहभंग है, नेहरूवाद से, नेहरू से मोहभंग है। एक तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि देख सकते हैं। इसी समय कुछ नई चेतना भी आती है। उस नई चेतना में लोहिया का समाजवाद, 1963 के उपचुनाव में लोहिया को विजय मिलती है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं वो, और उस हस्तक्षेप में आम जनता की आवाज़ के रूप में वो प्रतिपक्ष का काम करते हैं। उसमें एक नई विचारधारा के रूप में वो चीज़ें आती हैं, जिसका असर भी नई कविता में आप देख और परख सकते हैं। इन सब के बीच में अगर वैश्विक धरातल पर बातचीत की जाए तो नई कविता पर द्वितीय विश्व युद्ध का भी असर है।
द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया और इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। कहा जाता है कि अनगिनत और असंख्य लोग मारे गए। उसके बाद से जो दर्शन पर, कलाओं पर, राजनीति पर और बौद्धिक समुदायों पर जो उसका असर हुआ वो अनास्थावादी असर हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद जो एक चेतना विकसित हुई उसमें बताया गया कि ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो चुका है, ईश्वर नष्ट हो चुका है, ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो ऐसे नरसंहार ना होते। तो इसी को अनास्थावादी मूल्य कहते हैं। और ये जो अनास्थावादी मूल्य है इसका असर द्वितीय विश्व युद्ध का भारतीय चेतना पर भी पड़ता है और हिंदी कविता में इसको बखूबी देखा जा सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं देता हूँ। अंधा युग नाम का एक नाटक है, काव्य नाटक, धर्मवीर भारती का। उस अंधा युग नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध की अनास्थावादी छाया है, जिसमें एक मात्र प्रतिध्वनि है आत्महत्या की, कि मनुष्य अपने से अपने को मार रहा है और आत्महत्या ही हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा सत्य है। ये बार बार वो उसको कहते हैं। तो ये सारी छायाएं आप उसको देख सकते हैं, जिसमें ये भी कहा गया ईश्वर मर चुका है, ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इन सारे रूपों को अगर नई कविता में देखें तो कविता में कई कोणों से और कई रूपों में कवि अपनी तरह से उसको लिख और रच रहे थे। एक तो वैचारिक पृष्ठभूमि में इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि औद्योगिकरण का दबाव जो वैचारिक पृष्ठभूमि में आया। 1947 के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद नई नेहरूवियन जो सभ्यता आई, नेहरूवियन जो मॉडल्स आए, उसमें औद्योगिकरण को विकसित किया उन्होंने। तो उद्योग के साथ हुआ ये कि शहरीकरण हुआ, गांव के लोग शहर की ओर गए और एक नया मध्यवर्ग विकसित हुआ। वो जो औद्योगिकरण आया, मशीनी सभ्यता का विकास हुआ उसमें। तो मशीनी सभ्यता का विकास हुआ तो संवेदनहीनता भी आई। लोग जो एक गंवई संस्कृति थी, एक जो लोक संस्कृति थी, उसका काफ़ी ह्रास हुआ। इसमें मनुष्य पूंजीवाद का शिकार हुआ और ये जो नया मनुष्य आया इसके बीच में वो निराशा, एकाकीपन, कुंठा, संत्रास, तमाम सारी चीज़ें मूल्य के रूप में दिखाई देने लगी। इन सब का भी असर साहित्य में आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि पत्थर का देव और लोहे का दानव, अपने ही हाथों से हारा मानव। ये कविता की गूंज आप देख सकते हैं कि जिसमें अपने से ही हम सभ्यता का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने विनाश की भी खाई खोद रहे हैं। क्योंकि औद्योगिकरण में मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखा गया, मनुष्य के जीवन में सिर्फ विकास के पैमाने को देखा गया। इसके चलते औद्योगिकरण का ये जो दबाव था, इसने आम आदमी के बीच में तमाम तरह के तनाव पैदा किए, वो कुंठाएं भी पैदा की उन्होंने। तो उसी सभ्यता के विरोध में ये कविता लिखते हैं ये कवि, क्योंकि आम जनता और आम मनुष्य के पक्ष में खड़ी है कविता। क्योंकि कविता या साहित्य का सबसे बड़ा पक्ष होता है कि आम जनता की आवाज़ कितनी वो लगा रही है, आम जनता की अनुभूति को प्रकट कैसे कर रही है। तो एक असर यह भी आप कविता में देख सकते हैं, जिसमें औद्योगिकरण का दबाव और शहरीकरण की प्रक्रिया इसके साथ जुड़ी हुई आती है। पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हुए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि साहित्य के उस दौर में जिसमें धर्म और आस्था को लेकर जो बातें हो रही थी, तो धर्म और आस्था में दो तरह के मूल आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो अनास्थावादी मूल दिखाई पड़ेगा, आस्थावादी मूल। अनास्थावादी मूल जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की छाया और तमाम सारे सांप्रदायिक दंगों, इन सब के चलते मनुष्य के बीच में एक अनास्थावादी स्वर उत्पन्न हुआ। उसने धर्म पर सवाल खड़ा किया, धर्म को प्रश्नांकित भी किया गया, ईश्वर को प्रश्नांकित किया गया। लेकिन उसी बीच में कुछ नई चीज़ें भी पैदा हुई कि अनास्था, क्या सिर्फ अनास्था से जीवन चल सकता है? तो अनास्था के साथ आस्था भी आई, और वो आई कि अनास्था किस पर? अनास्था तमाम सारी संकीर्णताओं पर। अनास्था मानवीय संस्कृति की जो लौह संस्कृति है, कृत्रिम संस्कृति है, उस पर। लेकिन आस्था किस पर? आस्था मनुष्यता पर, आस्था विवेक पर, आस्था मनुष्य के अंतर संबंध पर, आस्था आम जनता और आम जनता से जुड़ी हुई चेतना पर। तो ये जो आस्था अनास्था का द्वंद्व है, ये आपको उस पूरे वैचारिक परिदृश्य में नई कविता में आप देख और समझ सकते हैं। तो ऐसे में 1947 से लेकर 1952-53 के बीच में आप देखें तो पूरे हिंदी क्षेत्र में नहीं, पूरे भारतीय परिदृश्य में ये वैचारिक माहौल आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें राजनीति, समाज, संस्कृति, सभ्यता किस तरह से बदल और बढ़ घट रही थी। इसके साथ साथ वैचारिक तरीके से अगर बातचीत करें
तो कुछ दर्शन की बात करें हम और कुछ विचारों की, तो आधुनिकतावाद एक मूल्य के रूप में आया। और हम सब जानते हैं कि आधुनिकता जिसे हम कहते हैं, जो संप्रत्यय है, उसमें आधुनिकता एक ऐसी चेतना है जो सदैव प्रवहमान रहती है। आधुनिकता कोई बंधी बंधाई संरचना नहीं है। तो जो नया कवि था उसने आधुनिकता को अपनी तरह से सृजने की कोशिश की। ये जो आधुनिकता है, ये भारतीय आधुनिकता के रंग के साथ और पाश्चात्य आधुनिकता दोनों के साथ उसने अपना एक संबंध स्थापित किया। पाश्चात्य आधुनिकता का मतलब पाश्चात्य दर्शन से आने वाली जो आधुनिकता है, औपनिवेशिक आधुनिकता का भी असर है उस पर, उसके बरक्स इसने भारतीय आधुनिकता को भी देखा। इसलिए अपने पुराण आख्यान और उस पूरी परंपरा से जुड़ते हुए वह इस नई आधुनिकता के साथ एक संबंध बनाता है और उस आधुनिकतावाद में तर्क के साथ अनुभूति परकता को बहुत महत्व दिया जाता है। तर्क और अनुभूति का मतलब ये है कि हमारी जितनी संवेदनाएं हैं, हमारी जितनी निजी अनुभूतियां हैं, उसका ज़्यादा मूल्य है हमारे जीवन में। हर व्यक्ति की निजी अनुभूतियों का मूल्य है और हर व्यक्ति के अस्तित्व का मूल्य है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो आधुनिकतावाद का वही रूप जो तर्क और ज्ञान पर आधारित था, वो अनुभूति के साथ जुड़कर और रूप अपना विकसित करता है। इन सब के साथ साथ कलाओं के बारे में अगर बातचीत करें पृष्ठभूमि के रूप में, जिसका नई कविता पर सीधा असर है, क्योंकि नई कविता के आलोचक रामविलास शर्मा की पुस्तक ही है नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता और अस्तित्ववाद नाम की जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि नई कविता पर अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा असर है। अस्तित्ववाद का जो असर है उसका मतलब ये है कि अस्तित्ववाद जो दर्शन है वो डेनमार्क के बहुत बड़े दार्शनिक किरकेगार्ड की विचारधारा है, वो विशेष रूप से, जिसपे कहा जाता है कि अस्तित्ववाद वह दर्शन है जो किसी भी प्रकार की सत्ता का प्रतिरोध करता है और मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। छोटे से छोटे मनुष्य का अपना अस्तित्व होता है और ये जो अस्तित्व है, अस्तित्ववाद है, इसका असर आपको नई कविता में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। इसलिए नई कविता में आप ध्यान देंगे कि जितने कवि हैं उन्होंने लघु मानव के बारे में बातचीत की। जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा एक बड़े कवि हैं, उन्होंने लघु मानव की प्रतिष्ठा के बारे में बातचीत की है। बल्कि आप लगे हाथ वो भी ध्यान दे सकते हैं विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही कवि भी हैं नई कविता के और आलोचक भी। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, ये बड़ा प्रसिद्ध निबंध है उनका। और दूसरे मुक्तिबोध ने भी इसी तर्ज पर लिखा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। दोनों को आप पढ़ें तो इसमें अस्तित्ववादी दर्शन के बारे में, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये लघु मानव है क्या? लघु मानव का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भीड़ में सबसे कोने और सबसे किनारे खड़ा है, जिसके बारे में अभी तक कोई बातचीत कर तो रहा है लेकिन उसकी अनुभूतियों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा। क्योंकि इसके पहले प्रगतिवादी चेतना में अगर हम पढ़ें तो प्रगतिवाद में एक मजदूर सांगठनिक बातें हैं। मजदूर है एक वर्ग है, किसान है एक वर्ग है, लेकिन यहाँ पर निजी अनुभूतियाँ सबकी अपनी अपनी होती। एक ही संगठन में 10 लोग 10 अनुभूतियों के साथ होते हैं। एक सांगठनिक अनुभूति होती है, एक अपनी निजी अनुभूति होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मुक्तिबोध ने नई कविता की परिभाषा करते हुए लिखा है नई कविता पर्सनल सिचुएशन की कविता है। पर्सनल सिचुएशन का मतलब हर व्यक्ति का अपना सिचुएशन होता है और हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका अपना आत्मसम्मान होता है। उसी आत्मसम्मान और आत्मगौरव की आत्मानुभूति की कविता है नई कविता। ये पूरा का पूरा दर्शन आप उसमें देख और समझ सकते हैं। इस तरह से अस्तित्ववाद का भी असर इस पर आप देख और समझ सकते हैं। दूसरे जिस विचारधारा का सबसे ज़्यादा असर इन कवियों पर दिखाई पड़ता है, उसमें मुक्तिबोध के साथ साथ और भी कवि हैं, वो है मार्क्सवादी चेतना का। मार्क्सवाद एक व्यापक अवधारणा है। मार्क्सवादी अवधारणा का सबसे मुख्य उद्देश्य है जो मार्क्सवाद में दिखाई पड़ता है, जो मार्क्सवाद के व्याख्याकारों ने और मार्क्सवाद के उद्भावक जो चिंतक हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स का नाम लिया जाता है। आप देखें कि एंगल का नाम लिया जाता है। इसमें कार्ल मार्क्स से लेकर बाद तक के विचारकों ने बताया है कि मार्क्सवाद का मतलब हर चीज़ का एक आर्थिक आधार होता है। अर्थ का असर, आर्थिक व्यवस्था का ही असर धर्म पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, कलाओं पर, साहित्य पर और संस्कृति पर। इसलिए किसी भी समाज को समझने के लिए उसके आर्थिक परिवेश को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक ढांचा ही वह ढांचा है जिससे समाज के परिवर्तन और द्वंद्व की व्याख्या की जानी चाहिए।
मार्क्सवाद आर्थिक उत्पादन और उसके व्यवस्था के बारे में बातचीत करता है। इसलिए वो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है, जिसमें शोषण का प्रतीक होती है वो, क्योंकि पूंजी से शोषण का बड़ा गहरा रिश्ता है, और जो शोषणकारी व्यवस्था से त्रस्त व्यक्ति है वो शोषित जन है, और यह जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है सदैव समाज में चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया के बीच में नई प्रक्रियाएं आती रहती हैं, जिसमें वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया चलती है, जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस ये कहा जाता है। ये समाज का लगातार चक्रीय परिवर्तन के साथ ये प्रक्रिया चलती है। इन सब का भी असर आप नई कविता पर देख सकते हैं, जिसमें नई कविता में जो वर्गीय चेतना है उस चेतना का भी असर इन कवियों के साथ वो आता है। हर कवि उसको अपनी अपनी तरह से ग्रहण करता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो नई कविता के इस पूरे परिदृश्य में जो दर्शन का प्रभाव है, जो विचारों का प्रभाव है, उन सारे विचारों और दर्शन में इन सारे सिचुएशंस को देखकर आप नई कविता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक व्यापक तौर पर उसके पृष्ठभूमि और परिवेश में हमने अभी बातचीत किया जो आपसे, इसमें आप समझ सकते हैं कि नई कविता एक व्यापक भावभूमि को अपने अंदर ग्रहण करती है, जिसमें आज़ादी के बाद से उपजे मूल्य भी है, इसके साथ साथ दर्शन का व्यापक असर भी है, द्वितीय विश्व युद्ध की छाया भी है, अनास्थावादी मूल्य भी हैं, दर्शन की पाश्चात्य और भारतीय चेतना का भी असर आप देख सकते हैं इस कविता पर। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य में जो कविता का विकास हो रहा था, उस विकास की पूरी परंपरा को भी नई कविता अपने में धारण करती है। वो कैसे करती है कि प्रयोगवाद के साथ इसके अंतर संबंध और खासकर छायावाद और बाद पूर्ववर्ती कविता के साथ अगर जोड़ें तो नई कविता के बारे में कहा जाता है कि नई कविता उस तरह से नई कविता इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो अनुभूतियाँ थीं कविता में जो आती हैं, उन कवियों ने उसको पर्सनल तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था। नई कविता हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल या व्यक्तिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करती है, इसीलिए व्यक्तिक चेतना या स्वातंत्र की कविता, जिसे व्यक्ति स्वातंत्र कहा जाता है, वो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से दिखाई पड़ेगा नई कविता में। और नई कविता में पृष्ठभूमि में भाषा और इसके शिल्प विधान की भी एक पृष्ठभूमि है। शिल्प विधान के बारे में कहा जाता है कि नई कविता तक आते आते जो इसका विकास है, भाषिक विकास, वह गद्य के दबाव के निकट पहुंच जाता है। गद्य का मतलब कविता में गद्य का दबाव बढ़ जाता है और कविता गद्य के निकट पहुंच जाती है। अब कविता में लय तुक तो है, लेकिन कविता संवादी ज़्यादा हो गई, उसमें बातचीत करने की शैली में कविताएं लिखी गई। कविता में पुरानी कविता का शिल्प भी लिया गया, लेकिन ज़्यादातर कविताओं में संप्रेषणीयता को महत्व दिया गया। एक कविता वही महत्वपूर्ण है जिसमें संप्रेषण हो, संप्रेषण कि जिसमें बातचीत करें और बात वहाँ तक पहुँच जाए जिसको हमें सुनाना है। ये इसीलिए आप देखें कि नए नए प्रतीकों और बिंबों को प्रयोग किया इस काल के कवियों ने। प्रतीकों के बारे में बातचीत करें तो पौराणिक प्रतीकों से लेकर आधुनिक प्रतीकों तक का प्रयोग किया। जैसे कि गे ने शुरुआत किया था कि नए प्रतिमान और प्रतीक आने चाहिए, लेकिन पौराणिक प्रतीकों में दो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जिनको स्रोत के रूप में अर्जित किया जाता है, एक है महाभारत कालीन प्रतीक और दूसरे रामायण कालीन। तो राम कथा के प्रतीक को ले आप तो संशय की एक रात जैसी कविता में वो दिखाई पड़ेगा, नरेश मेहता ने उसका प्रयोग किया। अंधायुग जैसा नाटक जो है उसमें महाभारत कालीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सारे के सारे प्रतीकों को आधुनिक संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इन प्रतीकों को पौराणिक आख्यानों के साथ आधुनिक संदर्भों में इन कवियों ने प्रयोग किया है और प्रयोग करने के साथ नई कविता को विकसित किया है। तो नई कविता की एक समृद्ध वैचारिकी है और उस वैचारिकी के बीच को, इस वैचारिकी को बिना समझे हम नई कविता के पृष्ठभूमि को नहीं समझ सकते। अब इस पृष्ठभूमि के बीच से नई कविता के कवि ग्रहण किसको कैसे करते हैं, तो ग्रहणशीलता के बारे में अगर बातचीत करें तो आप ये कह सकते हैं कि यह यात्रा एक जैसी नहीं चलती। नई कविता के कवि अपने क्रमशः धीरे धीरे इन चीज़ों को ग्रहण करते और उस ग्रहणशीलता के साथ वह साठोत्तरी कविता में, जिसे कहा जाता है 60 के बाद की कविता में, उसको एक रूप उसका विकसित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि नई कविता की जो पृष्ठभूमि है उसमें उसकी अनुभूति परखता, उसकी दार्शनिक विवेचना और इन सब के साथ साथ जो नई आज़ादी हमें मिली, आज़ादी के बाद का जो मोहभंग है, उन सबको मिलाकर आप इस नई कविता के पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। तो कविता के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो
नई कविता के पृष्ठभूमि का असर इन कवियों पर कितना पड़ा, इन कवियों ने अपनी कविता में उसको रूपायित किस रूप से किया। तो इसको ये कह सकते हैं आप कि हर कवि का अपना अपना अंदाज है। जैसे कुछ एक उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगा पृष्ठभूमि के रूप में कि मुक्तिबोध का नाम लेता हूँ। मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जो प्रगतिवाद के भी कवि हैं, प्रयोगवाद के भी कवि हैं और नई कविता के भी कवि हैं। तो नई कविता तक आते आते मुक्तिबोध अपनी कविता में किस तरह से आम जनता की बात तो करते हैं, लेकिन वह यह कहते हैं कि जनता के बारे में जो लिखा जाए वो जन भाषा में हो, ये ज़रूरी बात नहीं है। उन्होंने जनता का साहित्य नाम का एक निबंध लिखा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जनता के बारे में बातचीत करने के लिए जो फैंटेसी का निर्माण उन्होंने किया, स्वप्न चित्र जिसे कहा जाता है, उनका ये कहना है कि जो गूढ़ यथार्थ है उस यथार्थ को रचने के लिए एक विशेष फैंटेसी की ज़रूरत होती है, स्वप्न चित्रों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे के सारे स्वप्न चित्र, आप खास बात ये देखिए कि उन्होंने आख्यान, पौराणिक आख्यानों और उपनिषदों से लिया। जैसे ब्रह्मराक्षस एक प्रतीक है, ब्रह्मराक्षस उसी परंपरा से उन्होंने लिया, लेकिन उसको रूपांतरित किया आधुनिक समाज के साथ कि कैसे हमारे बीच में हमारी संवेदना के साथ वह दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरह से उसी आख्यान परंपरा या पौराणिकता से धर्मवीर भारती उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपको अंधायुग के बारे में बताया। इसी तरह से लक्ष्मीकांत वर्मा लघु मानव नाम का शब्द प्रयोग करते हैं कि लघु मानव की प्रतिष्ठा कैसे की जाए। विजय देवनारायण शाही जो समाजवादी चेतना के निकट हैं, लोहिया के समाजवाद को बहुत प्रभाव से ग्रहण करते हैं, वह सहज मनुष्य की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि अनुभूतियाँ वही होती हैं, लेकिन अनुभूतियों को व्यक्त करने का तरीका नया होना चाहिए। और जो नयापन है यही नई कविता की सबसे बड़ी खूबी है, और सहज मनुष्य के रूप में रहकर ही हम इसको समझ और देख सकते हैं। ये इस तरह से देखें तो आप वैचारिक तरीके से, साहित्यिक तरीके से, दार्शनिक तरीके से उस पूरे धरातल को नई कविता के कवि अपनी अपनी तरह से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है, जो निष्कर्ष रूप में अगर बातचीत करें तो नई कविता और प्रयोगवाद के अंतर संबंध को रूपायित करते हुए आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बात कही है, बड़ी खास बात है कि प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता आई तो प्रयोगवाद में जो प्रयोग धर्मिता थी वह तो एक सीमा तक जाके समाप्त तो होनी ही थी, लेकिन नई कविता ने उसी प्रयोग धर्मिता को नई कविता में ढालकर कविता की संरचना को मजबूत कर दिया, जिससे कि आने वाले कल में जो साठोत्तरी हिंदी कविता का विकास हुआ उसको एक रूप प्रदान करने का काम इन सारे विचारधाराओं के बीच में नए कवियों ने किया, जिसमें उन्होंने आम जनता, आम मनुष्य और आम नागरिक के बारे में उसकी निजी अनुभूतियों को सृजनात्मक भाषा में रचने की कोशिश की। नई कविता को समझने के लिए एक खास बिंदु और समझना ज़रूरी है, वह है नवगीत। नवगीत नई कविता के बीच ही उपजा, और नवगीत के बारे में कहा जाता है कि तार सप्तक के जो कवि हैं उसमें कुछ एक कवि ऐसे हैं जिनमें गीतात्मकता बहुत ज़्यादा है। उसी गीतात्मकता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश। उस कविता में वो लिखते हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, आप सुनकर ना हो हैरान, लोगों ने तो बेच दिया ईमान। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। नई कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और फिर मुझसे बड़ा तू दिख। इसका मतलब ये कि वो जो कहन और कथन है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए जीवन में। यह भी एक बड़ी खासियत है नई कविता की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई कविता में जो गीतात्मकता है उसको अगर समझना हो तो केदारनाथ सिंह के यहाँ जाना चाहिए। केदारनाथ सिंह की शुरुआत ही गीतों से होती है, और केदारनाथ सिंह बाद में साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि बनते हैं। लेकिन उनकी आरंभिक कविताएं जिसको अज्ञे ने सुना और उनको सप्तक का कवि बनाया, जिसमें उन्होंने झरने लगे नीम के पत्ते बढ़ने लगी उदासी मन की जैसे गीत, उनके इतने खूबसूरत गीत हैं, और उसमें जो खूबसूरती है वो है लोक की खूबसूरती। इसलिए नई कविता में अगर देखें तो लोक की चेतना भी आपको दिखाई पड़ेगी। लोक की जो संप्रकृति है, एक तरफ विचारों का, वैश्विक चेतना का असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन केदारनाथ सिंह जैसे जो कवि हैं नई कविता की, उनके यहाँ लोक और लोक की चेतना और लोक की संप्रकृति आप विशेष रूप से देख सकते हैं, खासकर उनकी कविताओं में जो गीत शैली में लिखे गए हैं।
क्योंकि गीत से वो कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो बाद में महत्वपूर्ण कविताएं लिखते हैं, लेकिन उन कविताओं में भी उनकी गीतात्मकता की छवि आपको दिखाई देगी। इस तरह से 9 गीतकारों की एक श्रृंखला है उसी नई कविता में, जिसमें गीतात्मकता के साथ नई कविता को नई रोशनी ये कवि देते हैं।